शादी की पहली रात, जब एक पति ने अपनी ही दुल्हन के शरीर की बनावट को मजाक उड़ाकर उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, तब एक औरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जे असली मोहब्बत और उसके बाद शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और मेरी उम्र 21 साल है। बचपन की बेपरवाह दुनिया और सौम्या के अंदाज। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नैन नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल खेल खेलती हुई नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थीं जो शादीशुदा थी और मेरा ज़्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था। 16 साल की दहलीज पार कर चुकी थी। 16 साल के होते ही मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर में बैठना शुरू कर दिया। माँ कहती थी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। माँ की बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ के बहुत समझाने के बाद में मेरा ध्यान बाहर खेल जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ रहता था। बस ये था कि मैं कभी कभार छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, जहाँ बराबर वाले घर के मानस की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैसे कैदी बनाकर रख दिया है। मानस मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता था, कोई बात नहीं सौम्या, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। मानस तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता था। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहन लिया करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। और उसकी वजह से शायद मानस, जो हर जगह मेरा रक्षक बनकर हमेशा मेरे साथ रहता था। हमारे घर में कोई भी भाई नहीं था और पापा विदेश में रहते थे। 6 महीने के बाद ही घर आते थे, इसलिए मानस माँ के बहुत काम भी करवा दिया करता था। जैसे ही मैंने 14वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की, मेरी माँ की एक सहेली ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। तब वह भोपाल में मेरी माँ की सहेली अपने बेटे अरमान के लिए मेरा रिश्ता मांगा। तब मैं 21 साल की थी। मुझे इस बारे में मालूम हुआ कि मैं माँ के साफ कहती है कि आपको छोड़कर कहीं दूसरे शहर नहीं जाऊँगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी करतूतें तो मैं तुम्हें अपने पास ब्याह कर भी जलील नहीं होना चाहती। इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना तक नहीं आता। ये मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसे आपस में प्यार है। वह तेरे सारे पाप छुपा लेगी। और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी शादी की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था। मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तकरीबें करती थी और छुप छुप कर बाहर निकलती जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खाच कर घर के कमरे में बंद कर देती थी। शादी होने के 4 दिन बचे थे और इस लड़की से चैन नहीं था और ये 4 दिन बड़े मुश्किल से अपने घर में बैठकर काटे। आसमान पर पतंगे उड़ाती और कभी खैर मेरी बारात भोपाल से आ गई। उस दिन समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया था। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी हुई बहुत बोर हो रही थी। मेरे पति अरमान ने मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास भोपाल में ही रहती थी, इसलिए वह मेरा आना जाना ना के बराबर था। 4-5 साल बाद मम्मी की जो सहेली मेरे घर मिलने आती। अब तो 10 दिन का रह जाती, इसलिए मुझे ना जाने सास के घर कैसे माहौल में जाना कुछ पाता था। भोपाल पहुंचने पर पहला सामना और अनसुलझी धड़कनें। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेलकूद में गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से अरमान मुझे देख रहा था, उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी। वैसे ही उन लड़कों ने कभी ऐसा नहीं हुआ। सफ़र के दौरान मैं मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठा ही था। एक ही पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर भी वह इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट तक ढंग से नहीं पहना था। जी शलवार लेकर पहनती थी। उस वक्त दुल्हन के लहंगे में मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी। 17-16 घंटे का सफ़र काटा। भोपाल पहुंचने के बाद मेरी सास ने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा मेरा मेकअप ठीक कराया। थकान और नींद बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। जब मेरे पति कमरे में पहुंचे तो तकिए पर सिर रखकर सो गई। ना जाने रात के किस समय आँख खुली
खुली, मैंने देखा आसमान पे सोफे तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। जब मैंने घड़ी की नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बजे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं उठकर कमरे में बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पैर रखा तो मेरा पैर किसी से टकराया और वह चीख नीचे गिर गई। और मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अरमान आंख खुल गई। वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। वह अपना तकिया बेड पर रख लिया। वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थे कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफ़ करता रहा। फिर मेरे लिए सब कुछ नया था, अनोखा था। लेकिन तब उसने मेरा हाथ देखकर चुप सा होकर कहा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े हैं क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छुआ और कहने, लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया और कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद उसने अलमारी खोलकर मुझे एक ब्लैक कलर की नेट की बहुत ही बारीक नाइटी थमा दी। जब मैं उसे पहनकर बाहर आई तो उसने मुझे एक परफ्यूम स्प्रे किया और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हटा। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल चुके थे और वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वह पूरी रात वह कमरे में वापस नहीं आया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करती वह उतना ही मुझसे दूर भागता था। एक दिन तंग आकर मैंने उसके सामने खड़े होकर पूछ ही लिया कि वह मुझसे दूर क्यों रहता है। अरमान ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। तुम्हारे अंदर तो जो लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। तुम्हारी चाल डाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। ये सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ निकाल ली और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। अपनी सास के साथ मिलकर अरमान की पसंद का खाना बनाना सीख लिया और उसके सारे काम अपने हाथों से करने लगी। मैंने 2 महीनों तक खुद को एकदम बदल कर रख दिया। लेकिन अरमान किसी पत्थर की तरह बन चुका था। वह रोज़ रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। एक रात मेरी सास और अरमान ने बीच बहुत तेज़ बहस हो रही थी। जब मैंने दरवाजे के पास जाकर सुना तो मेरे होश उड़ गए। अरमान अपनी माँ से कह रहा था कि वह सौम्या के साथ नहीं रह सकता है और दूसरी शादी करना चाहता है। वह कह रहा था कि खुद को आईने में देख लो, सौम्या तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। भड़कीले कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट मर्दों जैसा सीना है, स्पार्ट मर्दों जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते ही मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। और औरतों की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे समझाया कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। शायद तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे तुम्हारी कद्र हो। मैं पूरे 6 महीनों बाद भोपाल से दिल्ली अपने मायके आ गई। जब मैं घर आई तो माँ के गले लगकर फट कर रोने लगी। मोहल्ले के सारे लड़के मुझसे मिलने आए, जिनमें से मानस भी शामिल था। मानस ने जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो एक बार इशारा कर दो, फिर मैं देखूंगा मैं कैसे ठीक करता हूँ, उससे ठीक करता हूँ। अपनी समस्या के सावधान के लिए मैं मानस की बहन के पास गई और मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने खुराक खाने को कहा। मैं दवाइयाँ खाने लगी, लेकिन उनके भयानक साइड इफेक्ट होने लगे। सीने में दर्द और भारीपन रहने लगा। एक दिन फ़ोन में अरमान का फिर कॉल आया। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर 15 दिन में मैंने खुद को नहीं बदला तो वह मुझे तलाक का नोटिस भेज देगा। फ़ोन बंद करके जब मैं पलटी तो पीछे मानस खड़ा था। उसने मेरी हालत देखकर सब कुछ भांप लिया था। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो मेरी सास ने मानस को ही बुलाया और अस्पताल ले गई। और डॉक्टर ने जब मेरी दवाइयाँ देखी तो वह भटक उठी और कहा, ये दवा बहुत तेज़ है, तुम्हारे गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी जाली डॉक्टरों के चक्करों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो मर्द चरित्र के कमज़ोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह ऐसी ही बातें करते हैं। इंसान के शरीर भगवान के हाथों में होता है। अस्पताल से लौटने के बाद मेरी सास ने खुद पहल की और अरमान से मेरा तलाक करा दिया। वह कहने लगी कि मेरा बेटा उस बेचारी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार
लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवा दी थी। वह मेरे बेटे के काबिल ही नहीं था। सच्ची मोहब्बत और नई शुरुआत। तलाक हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि मानस की माँ का मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। मैंने पहले तो मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि एक मर्द से पहले ही गहरी चोट मिली थी और मेरा विश्वास उठ चुका था। और लेकिन माँ और मानस ने मुझे समझाया कि वह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक दिन मानस हमारे घर आया और मुझसे सीधे सवाल किया, आखिर कब तक तुम उस इंसान की जान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? क्या तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की झुकी हुई कमर नज़र नहीं आती? उसकी इन बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा था, जो मेरी उदासी में घुल रहे थे। मैंने बिना किसी ऐतराज़ के मानव से शादी कर ली। शादी की रात जब वह मेरे कमरे में आया तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं वह मेरी कमियों को लेकर मेरा अपमान ना करे। लेकिन मानस ने मेरे हाथों को थामते हुए प्यार से कहा, सौम्या, हर आदमी इतना घिरा हुआ नहीं होता। बचपन से ही तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हारी उन कमियों को तुम पर जताऊंगा जिससे तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं तो सब जानता हूँ। लेडी डॉक्टर की बातें मैंने सुन चुका था। भूल जाओ कि वो सब जो हुआ है। बस ये याद रखो कि मानस बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता है। जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मानस के सीने लग गई। शायद असल मोहब्बत यही होती है, जिसे इंसान दूसरों की कमियों को नहीं देखता बल्कि वैसे ही उसे अपनाता है जैसे वह। रात की हल्की रोशनी में मानस के कमरे में माहौल बिल्कुल शांत था। सौम्या कभी भी उसकी बाहों के घेरे में बैठी थी, जहां उसे दुनिया की सारी सुरक्षा और अपनापन महसूस हो रहा था। वर्षों के दिल पर बैठे हुए डर और असहजता को बोझ मानो एक पल में कपूर की तरह उड़ गया था। मानस ने प्यार से सौम्या के चेहरे को अपने हथेलियों के बीच उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सौम्या, तुम्हें याद है जब हम बचपन में उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्रिकेट खेलते थे और तुम हमेशा अपनी बैटिंग को लेकर मुझसे लड़ती थी? तब से लेकर आज तक मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे रूप रंग किसी भी चीज़ से नहीं। सौम्या की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू छलक गए। उसने अपना सिर मानस के कंधे पर रख दिया और धीरे से बोली, मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता मानस की जो इंसान मेरे मुश्किल वक्त में एक डाल बनकर खड़ा रहा, आज वही जीवन साथी है। तुमने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया है जिसको मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाहर चांदनी अपनी पूरी छटा बिखेर रही थी और कमरे में 2 ऐसे दिलों का मिलन हो चुका था जो बचपन से दोस्ती से एक दूसरे की उम्र भर बंधन में बंधे हुए थे। उस रात सौम्या को समझ आ गया कि सच्चा जीवन साथी वो नहीं होता जो आपकी कमियां ढूंढे, बल्कि वो होता है जो आपकी कमियों के साथ आपको अपना ले। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी जे अच्छी हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। धन्यवाद।